चलिए टेस्ट नंबर 24 चलते हैं। टेस्ट नंबर 24, ठीक है। और आज से जो होता है डेली जो होता है 3 टेस्ट पढ़ेंगे और 3 से 4 भी हो सकते हैं टेस्ट। अगर टाइम मिलता है तो 4 टेस्ट भी जो होता है पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 टेस्ट जो होता है इंपॉर्टेंट है। 3 टेस्ट पढ़ेंगे। ध्येय की सीरीज आज पूरी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे आज और कल में। फिर इसके बाद संस्कृति, फिर इसके बाद जो होता है आपका दृष्टि आएगी। इसका 3 उनका होगा और सीरीज ख़त्म करेंगे और एक सीरीज अपना जो होता है ख़त्म कर ही रहे हैं। डेली एक सीरीज अपना दे रहे हैं, ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जो होता है विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कारणों को उत्तरदायी ठहराया है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। जो मुगल साम्राज्य थे, मुगल जो साम्राज्य का पतन हुआ, विभिन्न विद्वान ने अलग अलग कारणों का उत्तरदायी ठहराया। उनमें से कौन सा जो होता है सही सुमेलित नहीं है, किस विद्वान का सही विचार नहीं है। सतीश चंद्र लिखते हैं कि अर्थव्यवस्था चौपट होना, ठीक है, अर्थव्यवस्था का चौपट होना। दूसरा इरफान हबीबी लिखने कृषि संकट, ठीक है, इन दोनों तो सही अपना लिखे हैं। विलियम आर्विन लिखते हैं सैनिक अदक्षता, ये भी सही लिखते हैं। जदुनाथ सरकार ने लिखते हैं उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं होना। ये जो होता है ऑप्शन डी गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये पतन का कारण नहीं होता, ठीक है। देखिए मुगल साम्राज्य के पतन के विभिन्न विचार दिए। जदुनाथ सरकार के अनुसार मुगल साम्राज्य का पतन इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय समाज मूल रूप से सड़ा हुआ था और यह उसकी सैनिक राजनीतिक दुर्बलता में स्पष्ट था, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं ये थे, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका जो होता है गलत लिख रहे हैं, ठीक है। ये नियम नहीं लिखे थे, डी ऑप्शन विचार डी जो होता है गलत है। चलिए डी ऑप्शन मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1781 क्वेश्चन है, 1781 संशोधन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए जितना भी अधिनियम था सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिए। 1783 हो, 1773 हो, चाहे 1884 हो, चाहे 1833 हो, चाहे 1831 हो, चाहे 1947 हो, चाहे 1935 हो, चाहे 1919 हो, चाहे 1909 हो, चाहे 1958 हो, 1858 हो, सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए, ठीक है। 1861 हो, ये आप उसमें अगर पढ़े होंगे तो अच्छे से संविधान में, तो हमने आपको सब पढ़ाया है। चलिए देखते हैं कौन इसमें से नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। इस कानून ने जो होता गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया था, सही है। ये जो होता आपका सही है। इस कानून में राज्यों संबंधी जो था मामलों और राज्य मामलों के जो था सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, ये भी सही है। इस कानून में ये अर्थव्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपीली न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में दायर हो, ना कि जो था गवर्नर जनरल के काउंसिल के यहाँ, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। अगला, इस कानून को कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र अंतर्गत कर दिया गया, ये भी सही है। ये सी वाला ऑप्शन जो होता है गलत है। देखिए सी वाले में देखेंगे गलत क्यों है, क्योंकि इस कानून में ये व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालय को जो होता अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के में हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में होना चाहिए, ठीक है। और ये लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ना कि गवर्नर जनरल यहाँ पर दायर होना चाहिए था, सर्वोच्च न्यायालय में दायर नहीं होने का अधिकार दिया गया था इस कानून के तहत, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होता है गलत हो गया, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत अर्थात स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ये हमने आपको क्वेश्चन बता दिया है। मंत्रिमंडल अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री बनाए गए थे। जॉन मथाई थे रेलवे और परिवहन मंत्री थे। खाद्य और आपूर्ति नहीं थे, बल्कि रेलवे और परिवहन मंत्री थे, ठीक है। रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, ठीक है। ये खाद्य एवं उद्योग दे दिया, गलत हो गया। ऑप्शन बी जो था गलत मारी है, ऑप्शन बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे, कानून मंत्री, सही है। CH भाभा वाणिज्य मंत्री थे, सही है, ठीक है। देखिए जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण और राज्यों के मामले दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं खाद्य मंत्री दिया गया था। जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन मंत्री था। डॉक्टर भीमराव विधि मंत्री था और CH भाभा को वाणिज्य मंत्री था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो होता है उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री दिया गया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत का नया मंत्रिमंडल निर्माण हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। 15 अगस्त 19
47 को, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है ऑप्शन को निकल गया बी, ठीक है। बी जो होता है गलत है, ऑप्शन बी निकाल दीजिए। जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री थे, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांत के संतुलन पर आधारित है? सर्वोच्च न्यायालय ने जब किस बात पे कहा था कि भारतीय संविधान की जो नींव होती है वह जो होती है आपकी जो होता है सर्वोच्च संविधान में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक संतुलन पर आधारित है। ASR मुंबई बात, बेरी मामला, केशवानंद भारती या मिनर्वा मिल्स? तो किसमें उसने कहा था, अर्थात मिनर्वा मिल्स। नोट करेंगे मिनर्वा मिल्स जो था 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था भारतीय संविधान में जो होता है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के संतुलन पर ही रखी गई है, ठीक है। किसमें, अर्थात मिनर्वा मिल्स 1980 में। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 विभिन्न अध्यायों में अलग अलग विषयों का वर्णन है। निम्न में से कौन सा जो होता सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अध्याय 1 में कार्यपालिका है, सही है। अध्याय 2 में संसद है, सही है। अध्याय 3 में जो होता है आपका न्यायपालिका है, गलत है, ठीक है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक है, ये गलत है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति के विधायी शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक है। अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, सही है, ठीक है। तीसरा जो था सी वाला गलत है, ऑप्शन सी निकालो, ऑप्शन सी गलत है। संसद की कार्यपालिका नहीं, अध्याय 3 में राष्ट्रपति के विधायी शक्तियाँ हैं। अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में संसद, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ठीक है। अध्याय 4 में संघ की कार्यपालिका, अगर अध्याय 4 पूछता है, पढ़ा तो दिए हैं, अध्याय 4 में संघ की कार्यपालिका है, नोट करेंगे, संघ की कार्यपालिका, ठीक है, संघ की कार्यपालिका नोट कर लीजिए अध्याय 4 में। आगे बता दें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ऑप्शन 3 हटा दीजिएगा, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि सरकार द्वारा निम्न किस परिस्थिति में भारतीय नागरिकों को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किस परिस्थिति में भारतीय नागरिकों को जो होता है नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, यदि नागरिक फर्जी तरीके से प्राप्त किया गया हो, ठीक है। दूसरा, यदि वह नागरिक ने जो होता है संविधान के प्रति अनादर जताया हो, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता में 5 वर्ष के दौरान नागरिक को उसी देश में 2 वर्ष की कैद हो, इन सभी से वंचित कर दिया जाएगा। समान नागरिक रूप में भारत के बाहर 5 वर्ष से रह रहा है, इससे वंचित नहीं किया जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वंचित नहीं किया जाता, ये वंचित के कारण फर्जी तरीके से लेंगे तो भाई नागरिकता समाप्त करबे करेंगे। संविधान में अनादर करेंगे तो हम आपको जो नागरिकता दी है समाप्त करबे करेंगे। पंजीकरण में 5 वर्ष से जो था 2 वर्ष की सजा कर पाएँ तभी आपको नागरिकता समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर नागरिक ने समान रूप से 5 वर्ष से बाहर रहा हो तब उसके हम नागरिकता नहीं समाप्त करेंगे। 5 वर्ष की जगह संविधान में 7 वर्ष से अधिक लिखा गया है, 7 वर्ष से अधिक रहा बाहर रहा तो हम उसकी नागरिकता जो होता है, अगर वो नहीं बताता हमारे राजदूतों को तो हम अथॉरिटी को नहीं अगर बता देता है तो भारत सरकार के, तब वहाँ पर जो होता है उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6ठी अनुसूची में देखेंगे, अनुसूचित जनजाति से है 6ठी अनुसूचियाँ। राष्ट्रपति को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय शासकों को स्थापित करने के पुनर्स्थापित करने का अधिकार है, ये गलत है, ठीक है। पहला जो होता है गलत है। प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद होगी, 30 सदस्यों से मिलकर होगी, ये भी सही है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, दूसरा सही। देखिए ये 5वीं अनुसूची की बात करता है, ठीक है। 6ठी अनुसूची में जो था असम, मेघालय, त्रिपुरा, हमने बताया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो होता है, ठीक है। इसके लिए जो होता है स्वासी जिलों का स्थापित करने की पुनर्वास किया गया, इतने जिले को, ठीक है। यहाँ पर स्वासी जिलों में स्थापित पुनर्स्थापना करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया है, राज्यपाल को दिया गया, राष्ट्रपति को नहीं, किसको दिया गया है, राज्यपाल को दिया गया, नोट करेंगे, ठीक है।
ये पाँचवें, और जो लाइन लिखा गया है ये पाँचवें में, ये छठे अनुसूची की बात करता है, और ये जो लिखा गया है, ये लाइन जो लिखा गया है, ये जो होता है पाँचवीं अनुसूची की बात करता है। ठीक है, छठी अनुसूची की नहीं बल्कि पाँचवीं अनुसूची की बात करता है, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दूसरा जो होता है, आप दूसरा क्वेश्चन जो होता है सही मारेंगे, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संविधान में चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष करने के लिए जो होता है अनेक उपबंध किए गए हैं, परंतु इनमें से कौन सा उपबंध संविधान में नहीं है जो कूट के माध्यम से सही निकालें। कह रहा कि इनमें से कौन सा संविधान में नहीं है, जो नहीं है उसका जो होता है बताना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तों में उसकी शक्तियाँ के पश्चात उसके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, पहला तो सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य उच्च आयुक्त को भी उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीत पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को गलत, केवल मुख्य निर्वाचन को ही जो होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के हटाया जा सकता है, गलत कर रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन नियुक्त को सरकार और अन्य दूसरी नियुक्तियों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई प्रावधान नहीं। ठीक है, दूसरा तीसरा जो होता है गलत है, दूसरा तीसरा ये केवल महान्यायवादी के कार्य में ही किया जा सकता है। ठीक है, जो तीसरी लाइन लिखा है ये चुनाव आयुक्त के बारे में नहीं, दूसरा तीसरा गलत है, जो उस संविधान में उपबंध नहीं है। विकल्प ढूंढिए, दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं मार दीजिए, ऑप्शन ए। देखेंगे कथन और कारण, कथन और कारण, अभिकथन पढ़ेंगे। चलिए अभिकथन देखते हैं। नीति आयोग ने ना तो संवैधानिक है ना तो ही वैधानिक निकाय है, सही है, हमने बताया इसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया। नीति आयोग अर्थात इसके पूर्व नाम क्या है, योजना आयोग। ठीक है, इसका ना तो संविधान में उल्लेख है और ना ही संसद किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित है। ठीक है, ये भी सही है, इसकी व्याख्या करें, इसलिए तो नहीं ऑप्शन नहीं मारिए। ठीक है, व्याख्या सही कर रहा है, आर ए की व्याख्या सही कर रहा है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन जो होता है सही नहीं, उसको निकालेंगे। राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार है, सही है, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्त जो होता है निर्धारित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा में। आयोग ने नियुक्त आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 15 वर्ष का काम करने का अनुभव होना चाहिए, ये गलत है। देखिए, आयोग के जो होता है राष्ट्रपति आयोग के कर्मचारियों की संख्या उसकी सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, संविधान में आयोग सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं है। ठीक है, संविधान में जो होता है इसका जो होता है उल्लेख नहीं किया गया है। और जब हालांकि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। भारत सरकार या राज्य सरकार का आयोग जो होता है कितना अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यहाँ 15 वर्ष दिया है लेकिन बल्कि 10 वर्ष का होना चाहिए, इससे दूसरा गलत है। आगे, संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यताओं का उल्लेख नहीं है, सही है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर लगे कदाचार के आरोप की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, ये भी सही है। ठीक है, केवल ये गलत है, 15 वर्ष नहीं बल्कि 10 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी निकालिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 का, संसद ने संविधान में अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान अनुसूचित जात और जनजात आदेश संशोधन विधेयक 2024 पे पारित कर दिया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान आदेश विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश तेलंगाना में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करना है, गलत है। संविधान अनुसूचित जात और जनजात आदेश विधेयक का उद्देश्य उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा अनुसूचित जात और जनजात की सूची को संशोधन करना, ऑप्शन दूसरा सही है, बी वाला सही है। उड़ीसा को करना था ना कि आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अनुसूचित संशोधन करना नहीं बल्कि तेलंगाना में नहीं था। ठीक है, बल्कि क्या तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में था लेकिन तेलंगाना में नहीं था। ठीक है, तेलंगाना आ गया तो इसलिए गलत हो गया। तेलंगाना नहीं होता आंध्र प्रदेश होता तो सही हो जाता, लेकिन तेलंगाना में नहीं था बल्कि आंध्र प्रदेश में था और उड़ीसा में भी था। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों में। तो ऑप्शन जो होता बी, ऑप्शन क्या मानेंगे, बी।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, सिख गुरुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। मुगल बादशाह अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी थी, एकदम सही दी थी। सिख गुरु अर्जुन देव ने तरनतारा और करतारपुर नगर को निर्माण कराया था। गुरु हरगोविंद ने अनिवार्य आध्यात्मिक रूप का कर लेना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ कर दिया तो कोई करोड़ नहीं लेता था। ठीक है, ये गलत है। देखिए, आध्यात्मिक सिख गुरु अर्जुन देव ने प्रश्नगत सभी कथन जो होते हैं इसमें जो होता है ये गलत है, कर नहीं लेना शुरू किए थे। पहले इसको गलत माने फिर बता रहे हैं। गुरु रामदास ने अपनी गद्दी जो होता गोविंदवाल में स्थापित की थी, सही है। केवल बी जो होता है आपका ऑप्शन गलत है, बी, इसको निकाल लीजिए, बी। ठीक है, ये गलत है, कर नहीं लेते थे धर्म। आगे चलिए अगला देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों पर जो होता है अभिकथन कारण है दिया गया। चलिए आप पढ़ते हैं। अभिकथन क्या कहता, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1759 में मुगल बादशाह और शाह आलम द्वितीय का लखनऊ में स्वागत किया और उसका संरक्षण दिया था। ठीक है, उसका जो था संरक्षण दिया था, सही है। क्योंकि तुरानी वजीर इमाद उल मुल्क की शत्रुता और सुरक्षा कारणों से शाह आलम द्वितीय को दिल्ली छोड़ना पड़ा था। ठीक है, ये भी सही है। आर जो था एक ही सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, ऑप्शन नहीं मारिए। ठीक है, तुरानी वजीर जो था इमाद उल मुल्क की शत्रुता और सुरक्षा कारणों से शाह आलम द्वितीय को जो था दिल्ली छोड़ना पड़ा था, इसलिए जो था शाह आलम द्वितीय जो था लखनऊ में स्वागत किया गया शुजाउद्दौला और उसके संरक्षण भी दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ठीक है, नीचे कोड दिया है। ठीक है, ऊपर देखेंगे। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद कोड देखेंगे। कूका आंदोलन के संबंध में, कूका आंदोलन पढ़ाए हैं, कूका आंदोलन के संबंध में विचार करें कीजिए और उसे सही कथन लिखिए। यह आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, परंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को बाहर से निकालना था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। ठीक है, सही है। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरलाल के द्वारा की गई थी, ये भी सही है। 1863 ईस्वी में कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह ने किया था। ठीक है, सही है, राम सिंह कूका ने किया था, सही है। 63 में किए थे। ठीक है, राम सिंह कूका गिरफ्तार कर इंग्लैंड भेज दिया गया और 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी। गलत है। ठीक है, गलत। 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इंग्लैंड नहीं भेज दिया गया था बल्कि रंगून भेज दिया गया था। नोट करेंगे, इंग्लैंड की जगह क्या लिखना चाहिए, रंगून भेज दिया गया। राम सिंह को कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था, इसलिए गलत है, इंग्लैंड नहीं, रंगून। ठीक है, आगे चलेंगे। विकल्प में क्या मिलेगा, 1 2 3 सही, ऑप्शन डी मारिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते। दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही नहीं। दयानंद सरस्वती के बारे में चलिए, इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम स्वामी पूर्णानंद ने दिया था, सही है। इनका गुरु का नाम स्वामी ब्रजानंद था, ये भी सही है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था, हिंदी को जो था राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था, सही है। 1885 ईस्वी में इन्होंने गोरक्षा समिति बनाई थी, गलत है। इन्होंने 1885 में जो था गोरक्षा समिति नहीं बल्कि 1882 में जो था गोरक्षा समिति बनाई थी, 1882 में। ऑप्शन डी गलत है, जो सही नहीं हुई बताना, ऑप्शन डी, और सभी सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी मार दीजिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड जो था हेस्टिंग गवर्नर जनरल होने के साथ साथ मुख्य सेनापति भी था, मुख्य सेनापति भी था, सही है। आंग्ल जो होता है, आंग्ल और नेपाल युद्ध कब हुआ था, 1814 से 16 तक चला था, 1814 से 16 तक चला था। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय जो होता था लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति भी था, पहला सही है। यह युद्ध 1816 ईस्वी में संगौली के संध द्वारा समाप्त हो गया, संगौली के संध द्वारा, जिसके तहत गोरखा ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना शुरू कर दिया था। ठीक, गोरखों ने जो था काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ये भी सही है, तो दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही। आगे चलिए। काठमांडू में ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया,
गढ़वाल और कुमाऊं के लिए था जिले जो था अंग्रेजों को सौंप दे दिए गए थे। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं जिला जो होता है यहाँ पर अंग्रेजों को क्या कर दिया गया था, सौंप दिया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में कथन पर विचार कीजिए। मोतीलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट जो था प्रस्तुत किया था। जो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल ही ने प्रस्तुत किए थे। ठीक है, लेकिन 15 अगस्त 1928 को नहीं, बस गलती कर दिया, 10 अगस्त 1928 को जो था रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, पहला गलत हो गया। 15 अगस्त की जगह क्या 10 अगस्त होना चाहिए। इस रिपोर्ट में लखनऊ के सरदौली सम्मेलन सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया, सही है। दूसरा जो होता है सही है, पहला गलत है, ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है, देखिए सन 1928 में भारत में जो था संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू को सौंपा गया था। अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त नेहरू के अतिरिक्त जो था 9 सदस्य और भी थे और 10 अगस्त 1928 को जो होता है नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मत से स्वीकार किया। लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। दिसंबर 1928 में कलकत्ता में सर्वदलीय सम्मेलन डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में हुआ। इस रिपोर्ट में विवाद हो गया। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या होगा, आगे विवाद हो गया इसमें, जिसकी कहानी जो होता है आप पढ़े होंगे, अगर जानते होंगे तो। ठीक है, समय नहीं आपको सारे बता दें, तो ये ऑप्शन बी मारिए। आगे देखेंगे, सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन नहीं सही है। सोशलिस्ट पार्टी हमने बताया है आपको, इस पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी, सही है। सोशलिस्ट पार्टी को आम चुनाव में लोकसभा की कुल 12 सीटें प्राप्त हुई थी, सही है। इस पार्टी ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, गलत है। ठीक है, 18 का सी गलत है। इसने जो था मिशन का विरोध किया था, स्वीकार नहीं किया था, बल्कि मिशन का क्या किया था, विरोध किया था। नोट करेंगे, विरोध किया था। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया और भारत विभाजन का विरोध किया था, सही है। ठीक है, सही है, तो यहाँ पर विरोध किया था 1946 का कैबिनेट मिशन का, नोट करेंगे, विरोध किया था। ऑप्शन सी जो होता है गलत है। तो कौन सही नहीं है, ऑप्शन सी सही नहीं है, सी मार दीजिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 19 देखेंगे। अब देखिए, असल है जिला है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। आलमगीर मेरठ में, ये तो आपको पहले ही बता दिए थे, कल ही बता दिए, सही है। हुलास सहारनपुर में, सही है। मांडी मुजफ्फरनगर में, सही है। बड़ा गांव गाजियाबाद में, गलत है। ठीक है, बड़ा गांव जो होता है गाजियाबाद में, बड़ा गांव जो होता है ये भी हुलास सहारनपुर ज़िले में। ठीक है, आलमगीर मेरठपुर में, बड़ा गांव और एवं हुलास दोनों सहारनपुर ज़िले में, दोनों के। ठीक है, बड़ा गांव भी जो होता है सहारनपुर में ही है, सहारनपुर में ही जो होता है बड़ा गांव है। ठीक है, और मांडी मुजफ्फरनगर में स्थित, सही है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत है। अगला देखेंगे, चोलकालीन वृद्धेश्वर और राजराजेश्वर मंदिर के निर्माण में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, चोलकालीन वृद्धेश्वर एवं राजराजेश्वर मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है सही नहीं है। यह प्रथम चोल मंदिर है जिसके चारों तरफ जो होता है चारदीवारी बनाया गया है, सही है। इस मंदिर के निर्माण 7 वर्षों में पूर्ण हुआ था, सही है। इस मंदिर में एकात्मक नदी की मूर्ति है जो कि भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है, सही है। इसे विमान 15 मंजिल पिरामिड का आकार है। ठीक है, इसका विमान जो होता है 15 मंजिल की पिरामिड का आकार है जो होता है, ये गलत है। ठीक है, 15 जो होता नहीं बल्कि 13 मंजिल है। ठीक है, बल्कि कितना है, 13 मंजिल पिरामिड का आकार है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है, नोट करिए, ऑप्शन डी जो होता है गलत है आपका। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। बौद्ध ग्रंथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। ठीक है, दीर्घ संकाय गद और पद दोनों में लिखा गया, सही है। अंगुत्तर निकाय के अंतिम भाग में महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश का वर्णन किया गया, गलत है। ठीक है, अंतिम उपदेश का वर्णन जो होता है उनके शिष्य सुभद्र को दिया गया था, जिसको जो था दीर्घ निकाय का अंतिम भाग माना जाता है। ठीक है, दीर्घ निकाय के भाग अंतिम भाग जो था महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। कहाँ, महापरिनिर्वाण सूत्र में, अंगुत्तर नहीं बल्कि महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। ठीक है, गलत है, दूसरा गलत है। बौद्ध ग्रंथ विभाष शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, सही है। बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है, ये भी सही है।
तो 1 3 4 सही है, दूसरा गलत है, दूसरा जो होता गलत है, 1 3 4, ठीक है, ऑप्शन बी मारिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीपीय खंड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, प्रायद्वीपीय जो होता है खंड के संबंध में जो होता है निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिए। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन को। अब देखिए पहला क्या कह रहा कि उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलांग और मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड के विस्तार हैं, ये तो सही है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय और कार्बी एंगलांग पठार जो छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, ये भी सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है उसी को आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, जो सही है निकालते चलिए देखते हैं। अर्थात 1 और 2 जो होता सही है, ऑप्शन सी मारेंगे, 1 और 2। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो होता क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन आ नहीं रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 में कूट की सहायता से जो होता है चुनिए इसे। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, आप इसे लिख लीजिए। इसमें देखेंगे मशरूत, लिखेंगे मशरूत जागीर, नोट कर देखिए। जागीर के प्रकार है मशरूत जागीर। विशेषताएं क्या मशरूत जागीर की थी? मुस्लिम धर्मविदों को नहीं, ये नहीं था, किसी व्यक्ति को किसी शर्त के तहत प्रदान की गई जागीर। ठीक है, इसे मशरूत जागीर कहा जाता। दूसरा, इसके साथ दूसरा मिलाइएगा। ठीक है, महाल ए पबाकी, ऐसी जागीर जो किसी को विशेष सेवा, ये नहीं है। ऐसी जागीर जो भूमि जो अस्थायी रूप से केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर ली जाती थी, केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर ली जाती। ठीक है, इसके चौथा मिलाइएगा, उसे जो था महाल बाकी कहा जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे एमा जागीर देखेंगे, ऐसी जागीर जो किसी व्यक्ति को उसके विशेष, ये नहीं है। पहला देखिए, मुस्लिम धर्मविदों और उलमाओं को जो होता है प्रदान की जाने वाली भूमि जागीर जो होती थी उसे एमा जागीर कहा जाती थी, पहला। ठीक है, इसके बाद जो होता है इनाम जागीर जो था तीसरा हो जाएगा कि ऐसी जागीर जो किसी व्यक्ति को विशेष सेवा के लिए बदले पुरस्कार के रूप में दी जाती थी उसे इनाम जागीर कहा जाता था। ठीक है, तो आप मिला लिए 2 3 1, देखिए 2 4 1 और 3। ठीक है, 2 4 1 और 3 जो ऑप्शन मिले वही आंसर होगा। 2 4 1 और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। चलिए, कूट की सहायता देना मतलब कथन। दक्षिण भारतीय नदियों के निचले भागों में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्रफल में भर जाता है। ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्रों में भर जाता है, सही है। क्योंकि दक्षिण भारत नदियों की अपनी घाटी को लंबवत काटने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई है, जिससे यहाँ नदियाँ धीरे धीरे अपने किनारों को काट रही हैं, सही है। रीजन बी आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, इसलिए जो था जब व्याख्या सही कर रहा है तो ये सही है, अब कथन व्याख्या भी कर रहा है, तो आप ऑप्शन क्या मारेंगे? ए मारेंगे, ऑप्शन ए मारेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राणा कुंभा के संबंध में जो था, चलिए देखते हैं। राणा कुंभा मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया था, सही है। इस विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्त स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, सही है। एक महान संगीतकार और कुशल तबला वादक थे महाराणा शासक कुंभा, सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी मारेंगे, सभी सही है, सभी सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, केंड्री और स्टेम ने 18 डिग्री के समताप रेखा के आधार पर भारत को 2 प्रधान जलवायु प्रदेश में बांटा है। ठीक है, सही है। भारत में कुल लगभग 11 जलवायु प्रदेशों में परिसीमित किया गया है, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी मारिए, दोनों सही है, ऑप्शन सी मारिए, दोनों सही है। चलिए आगे देखेंगे, दोनों सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो सुमेलित नहीं, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, सही है। श्रीशैलम परियोजना जो होता है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर। ठीक है, ये बी वाला गलत हो गया। दुलहस्ती परियोजना जो होता है, दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर, सही है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, सही है। ठीक है, अब सब सही है। ठीक है, केवल जो होता है याद रखना,
आपका जो होता है श्रीशैलम परियोजना, ये मंजीरा नदी पर नहीं बल्कि कृष्णा नदी पर, ठीक है। ऑप्शन बी मार दीजिए, ऑप्शन बी निकाल दीजिए आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। भारत में पहला एल्युमिनियम उद्योग 1837 में जेके नगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, सही है। भारत में पहली ऊनी मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी, गलत है, ठीक है, गलत है। देखिए भारत का पहला जो होता है एल्युमिनियम जो होता है उद्योग 1837 ईस्वी में जेके नगर पश्चिम बंगाल में किया गया था। पहली ऊन मिल की स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में की गई थी, ठीक है, मुंबई में नहीं बल्कि यूपी के कानपुर नगर में की गई थी। नोट करेंगे, यूपी के कानपुर नगर में की गई थी पहली, ठीक है, मिल, ठीक है। भारत की पहली मिल की स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में की गई थी। इससे जो था दूसरा गलत, पहला सही, ऑप्शन ए मारिए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कपास उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है, सही है, ठीक है। सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। देखिए सोयाबीन के उत्पादन में पहले मध्य प्रदेश था, ठीक है। देखिए इसके बाद जो होता है अब सोयाबीन उत्पादन में जो होता है राजस्थान, ये जो होता है कौन हो गया, यहाँ पर कौन सही नहीं है, ठीक है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर, ये तो गलत है। तो महाराष्ट्र मानिए का प्रथम स्थान, क्योंकि इसमें विकल्प दिया नहीं, जैसे मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे था, ठीक है, दूसरे पे महाराष्ट्र था, तो इस बार महाराष्ट्र को प्रथम स्थान मिला है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर। नारियल के उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर, सही है, तो ऑप्शन सी मार दीजिए, ठीक है, दूसरा स्थान है, ठीक है। गुजरात में जो था मूंगफली उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान है, मूंगफली उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान राजस्थान का है, ठीक है। आगे चलिए, देखिए डाटा बदलता है तो आपको जो था इसके लिए इकोनॉमिक्स का सर्वे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 30 में, पार्थसार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। पर्थ, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, पार्थसार ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख नगर है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ठीक है। कालगुल्ली और कुलगाड़ी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित सोने के प्रसिद्ध खान हैं, ठीक है। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है बल्कि ये बस ये केवल सोने के खान ऑस्ट्रेलिया में, पूर्वी में नहीं, बस खाली पश्चिमी लिख लीजिए, ठीक है। किधर लिख लीजिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जो था प्रमुख खाने हैं, ठीक है, पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लिख लीजिएगा, और तो सब सही है। तो इससे पहला सही, दूसरा गलत हो गया, ये पूर्वी की जगह पश्चिमी लिखना चाहिए, पहला मार दीजिए, ऑप्शन ए, ठीक है। याद रखिएगा सब सही है, बस पूर्वी की जगह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया लिखिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, कौन सही सुमिलित नहीं है। जाम्बिया जो होती है लुसाका की, सही है, लुसाका की राजधानी, लुसाका राजधानी जाम्बिया देश की। बोत्सवाना की जो होता है, बोत्सवाना की जो होता है विंडहोक, ये नहीं, बोत्सवाना, ये विंडहोक कहाँ से आएगी, ठीक है। विंडहोक जो होता है नामीबिया की राजधानी, ये तो नामीबिया की राजधानी विंडहोक, नामीबिया की राजधानी, ऑप्शन बी गलत हो गया। नाइजीरिया अम्बुजा की है। मोरक्को रबात है, सही है, ऑप्शन डी मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो था आंसर हो जाएगा, जो सुमिलित नहीं, ऑप्शन बी नहीं सुमिलित है। ये विंडहोक जो होता गेम नामीबिया की राजधानी है, ठीक है, बोत्सवाना की नहीं बल्कि नामीबिया की राजधानी है। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरिन है, ठीक है, गैबोरिन, किसकी, बोत्सवाना की राजधानी गैबोरिन, ठीक है। आगे चलेंगे, बोर्नियो द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप जो होता है विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, गलत है, ठीक है। बोर्नियो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, चौथा नहीं बल्कि बोर्नियो द्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, लिमोर लिस्टी में विभाजित, ये भी गलत है, ठीक है। राजनीतिक रूप से 3 देशों से इंडोनेशिया, मलेशिया, तिमोर लिस्टी ने ब्रुनोई से विभाजित, किससे, ब्रुनोई, नोट करेंगे, ब्रुनोई से जो था विभाजित है, ये भी गलत है। ऑप्शन क्या मारेंगे, ऑप्शन डी मारेंगे, ना तो एक सही है ना तो 2 सही। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए कौन सा प्रदूषक जल के अम्लीय बनाने के मुख्य कारण उत्तरदायी है। जल को जो था अम्लीय बनाने के मुख्य कारण उत्तरदायी, नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। मीथेन नहीं बनाता है, मीथेन जो होता है ये जल बनाने का जो होता है अम्लीय जल बनाने का मुख्य कारण नहीं, ये सभी अम्लीय जल बनाते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, विकल्प देख लीजिएगा, अर्थात सी मार दीजिएगा, क्योंकि जो विकल्प नहीं वही बताना आपको, ठीक है। सी मारिए, ऑप्शन सी।
चलिए क्वेश्चन नंबर जो होता है, ब्राउन फील्ड संपत्तियों से क्या तात्पर्य, ब्राउन फील्ड संपत्तियों से क्या तात्पर्य है, पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, ऐसी संपत्तियां जिसमें निवेश हुआ हो किंतु उसकी क्षमता का पूरा दोहन सही तरीके से, उसका रख रखाव का उपयोग नहीं हो पा रहा, उसे ब्राउन फील्ड संपत्तियां कहते हैं। सही है पहला। ठीक है, ऐसी संपत्ति जिसमें निवेश हुआ परंतु उसकी क्षमता का पूरा दोहन और सही तरीके से उसका रख रखाव उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसे ब्राउन फील्ड संपत्तियां कहते हैं। पहला ही सही है, पहला ही सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। कपड़ा उद्योग के संबंध में जो होता है, कपड़ा उद्योग के संबंध में जो होता है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है कपड़ा उद्योग के संबंध में। चलिए देखते हैं। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती मिल कपड़ा 1858 में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी, जो था सही है, लगाई गई थी यहाँ पर। ठीक है, फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी, सही है। कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हथकरघा उद्योग गतिविधियों में वित्तीय सहायता के लिए सन 2000 में दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। 2022-23 के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रारंभ किया गया, गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जो तो इसे तकनीका 2022-23 में नहीं शुरू किया गया, बल्कि 2020 और 21 में शुरू किया गया था, 2020 और 21 में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी निकाल लीजिए, ऑप्शन डी जो होता है निकाल लीजिए, गलत है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, सिक्कों का उत्पादन करने और सोने चांदी की परख करने, तमगों का उत्पादन करने के लिए था भारत सरकार द्वारा 4 टकसालें भारत में विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। वह टकसालें कहाँ कहाँ स्थापित, कूट की सहायता से बताइएगा। ठीक है, 4 टकसालें जो होते हैं स्थापित की गई हैं। मुंबई में है, कोलकाता में भी है, हैदराबाद में भी है, चंडीगढ़ में नहीं है। ठीक है, अर्थात चंडीगढ़ में नहीं है 4 टकसालें, चंडीगढ़ में नहीं, बल्कि एक कौन बच गया, नोएडा। ठीक है, कहाँ, नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में जो होती है 4 टकसालें जो होता है स्थापित की गई हैं। क्या करना होगा, सोने और चांदी की परख करना और तमगों का उत्पादन करने के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन जो होता है सी बी मार दीजिए, देखो दिखाई दे रहा है 1 2 3। ठीक है, ये सही हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन बी मार दीजिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो होता है, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार महिलाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, महिलाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 30 करोड़ की मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान किए गए। ठीक है, उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन दर 28% हो गया, सही है। स्टेम पाठ्यक्रम में छात्र छात्राओं महिलाओं का नामांकन 43%, जो दुनिया के सबसे अधिक है, सही है। पीएम आवास योजना के तहत 85% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए, गलत है। ठीक है, ये जो होता है गलत कह रहा है। देखिए, सामाजिक न्याय 4 प्रमुखों, अगर होता है 2024-25 में देखा जाए तो सामाजिक न्याय की प्रमुखता देते हुए 4 प्रमुख वर्गों में महिला, कौन कौन है इसमें, महिला है, ठीक है, गरीब है और युवा किसानों को लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा फोकस किया गया है इस पर। ठीक है, यहाँ देखेंगे ग्रामीण महिलाओं को 85% नहीं, बल्कि यहाँ पर कितना 70% मकान जो था ग्रामीण महिलाओं को दिए गए थे, 70%। ठीक है, 85 नहीं, 70%। आगे कहानी बताएंगे तो लंबा चला जाएगा, इसलिए सारे चीज़ पढ़ा दिए, फिर दोबारा बार बार पढ़ाएंगे तो फिर आपका समझ आ जाएगा, आपका भी समझ आएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने जो होता है 1 फरवरी 2024 को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना को मंजूरी दी है। इसका संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, इस योजना का संबंध बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, ये गलत है। ठीक है, 25,000 रुपये करोड़ नहीं कर दिया गया, इस योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपया किया गया। ठीक है, कितना, 15,000, 25,000 नहीं, 15,000 करोड़ रुपये किया गया। योजना के लिए नए स्वरूप में 31 मार्च 2023 से 2025-26 तक अवधि तक लागू की जाएगी, ये सही है। ठीक है, ये सही है, ऑप्शन दूसरा सही है, पहला जो होता है गलत है, नोट करिए, दूसरा सही है, 25,000 नहीं बल्कि 15,000 करिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इको फ्रेंडली पहलों और प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए जो था धन जुटाने के उद्देश्य से किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना लॉन्च की है। ठीक है, इको फ्रेंडली पहलों और प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से जो था किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना जो होता है लॉन्च की है। HDFCI, IRDBI, SBI या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमने आपको बताया था किसने किया था, अर्थात SBI ने किया था। ठीक है, ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना लॉन्च करने के लिए SBI ने, ऑप्शन सी मारिए, SBI। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होता है 40 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा? कन्या सुमंगला योजना के संबंध में कौन सा जो होता है कथन इसमें सही है, देखेंगे। इस योजना का आरंभ 2019 में किया गया था, सही है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण विभाग की एक प्रमुख पहल है, सही है। इस योजना का प्रति लाभार्थी अनुदान 15,000 से जो होता है बढ़ाकर 25,000 सालाना कर दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन क्या मारेंगे? ऑप्शन ए मारेंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। विटामिन की कमी और रोग। चलिए, विटामिन कमी, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बहुत बार बता देते। विटामिन B1 की कमी से जो होता है क्या होता है? वृद्धि का रुकना। नोट करिए, वृद्धि का रुकना। विटामिन की कमी से जो होता है शरीर में विभिन्न रोग पैदा। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? बेरी बेरी। और जब बेरी बेरी हो जाता है तथा वृद्धि का रुकना होता है। ठीक है, विटामिन B1 कमी, बेरी बेरी अर्थात 3 मारिए इसी। ठीक है, विटामिन B5 की कमी से क्या होता है? बाल सफ़ेद हो जाते हैं। B5 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। चौथा मारिए, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? यहाँ पर देखेंगे B6 से पेशी ऐठन होता है। क्या होता है? पेशी ऐठन। ठीक है, विटामिन देखिए, बेरी बेरी रुकना। विटामिन B5 की कमी से जो चर्म रोग भी हो सकता है। ठीक है, वृद्धि कम होना भी हो सकता है, बाल सफ़ेद भी होना सकता है। B6 की कमी से जो होता है रक्त छीड़ता और पेशी ऐठन होती है। ठीक है, रक्त छीड़ता, पेशी ऐठन। और विटामिन B7 की कमी से जो होता है चर्म रोग हो सकता है या बालों का झड़ना संबंधित हो जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा मारेंगे। ठीक है, दूसरा। अब देखिए, मिलान करिए। 3 पहले, फिर 4, फिर 1, फिर 2। 3 4 1 2 देखेंगे, इसमें 3 4 1 2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 में देखेंगे। लार भोजन के साथ साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है, सही है। लार में टाइलिन जो होता है एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, टाइलिन, लार में टाइलिन पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है, ये भी सही है। ठीक है, इसके ये भी सही, ये भी सही, लेकिन रीजन नहीं बता रहा क्यों नष्ट किया जाता है। ठीक है, ये शर्करा तोड़ने की बात करते हैं, जीवाणु को नष्ट किया, इसलिए दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, इसलिए क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। ऑप्शन बी, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करे, तो 2। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रोग है और तत्व की कमी। चलिए देखेंगे। धान में खैरा रोग सोडियम की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जस्ता और जिंक की कमी से होता है। नोट करेंगे, जस्ता और जिंक की कमी से होता है। ठीक है, जस्ता जिंक कमी, पहला ही गलत है। मक्का में सफ़ेद रोग जस्ता की कमी से, सही है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरान की कमी से। नींबू में डाइवैक रोग कापर की कमी से होता है, सही है, सब सही है, लेकिन जो तक खैरा रोग जस्ता या जिंक की कमी से होता है धान में। ठीक है, सब पढ़ा दिए हैं, सब पढ़ा दिए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर पढ़ लीजिएगा, गलत नहीं करके आना क्वेश्चन में, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे चलेंगे, 44। यदि सेल्सियस पैमाने पर तापमान 200 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा? फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसमें जो होता है 392 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 392 डिग्री फ़ारेनहाइट। नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। सूत्र हमने बता दिया है। ठीक है, जा करके सूत्र देख लीजिएगा क्लास में जो होता है क्यूज रिवीजन में, अब फिर यहाँ पर हम नहीं बताएंगे। अभी कथन देखेंगे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है लाल रंग का प्रतीत होता है, सही है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सही है। ये भी व्याख्या सही करा, ऑप्शन ए मारिए, सही है। व्याख्या जो होता है सही कर, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सही है, सही व्याख्या करा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 में देखेंगे। सुपर कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुपर कंप्यूटर बचपन से ही पढ़ रहे होंगे। मार्च 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को प्रारंभ किया गया था, सही है। मिशन संयुक्त रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन लिखेंगे, दोनों सही, ऑप्शन सी मार दीजिए, ऑप्शन सी मार दीजिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पुष्पक क्या है? पुष्पक एक रडार है। देखिए, पुष्पक बहुत चर्चा में था। ठीक है, ये रीजनल लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी मारिए। आगे देखिए, ध्यान से लगते रहिए। देखिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना 120 से 125 नंबर। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन को जो था हल कराएंगे। ठीक है, अभी एक दिन में 3-3 4-4 सीरीज चलाएंगे, तब आपको पूरा सीरीज समझ में आ जाएगा। अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर जिसे कहा जाता है, अर्धचालक को सेमीकंडक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनिएगा। ठीक है,
ऐसा पदार्थ जो होते हुए जिनकी विद्युत चालकता चालक और जो था अचालक के बीच होती है। सही है। तापमान में वृद्धि के साथ चालकता में वृद्धि होती है। शंका है। अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है। सही है। परम शून्य अर्धचालक जो था एक आदर्श अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। ये भी सही है। ठीक है, ये जो था सही है। चलिए तो देखेंगे, पहला सही है, दूसरा सही है। अर्धचालक तापमान का प्रतिरोध बढ़ने पर तब बढ़ जाता है, ये गलत है, ये तो कंफर्म गलत है। परम शून्यता अर्धचालक एक आदर्श अचालक की बात व्यवहार करता है, ये भी सही है। मतलब 2 सही है, 1 सही है, 4 सही है, तीसरा गलत है। नोट करना, तीसरा गलत है, चारों में से तीसरा गलत। जहाँ विकल्प दे कहाँ पर ढूंढिए, जल्दी करिए ऑप्शन डी में। ठीक है, विकल्प तुरंत ढूंढ करके आंसर दीजिए करिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के पंचामृत लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 2030 तक 15 में गीगावाट जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना। ठीक है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2045 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को कम से कम 50% तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है। देखिए, ये जो था 2045 नहीं, 2030 तक 500 मेगावाट जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। और 2030 तक जो होता है, 50 तक तो बहुत दूर हो जाएगा, 2030 तक जो होता है 50% जो होता है एक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना। 2030 तक, सारी जान लीजिए, 2030 तक जो तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 मिलियन टन का कम करना है। सही है। 2070 तक 0 कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य करना, प्राप्त करना। सही है, ऑप्शन डी। तो यहाँ 30 लिखना चाहिए, 45 नहीं। जब 30 की बात हो रहा तो 45 कहाँ से आ गया? ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी गलत है, निकाल दीजिए ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गगनयान का उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले 4 पायलट्स का चयन किया गया है और उनके नाम की घोषणा की गई। उन एस्ट्रोनॉट विंग प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए गए। निम्न इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? जो होता है इनमें से कौन सा शामिल नहीं। चलिए देखते हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत कृष्ण नायर ये शामिल है। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप ये भी शामिल है। ग्रुप कमांडर शुभांशु शुक्ला ये गलत है। ठीक है, ये जो होता है गलत है, ये नहीं शामिल है। ग्रुप कैप्टन अमित झा सही है। ठीक है, अमित झा जो था सही है। देखिए, ग्रुप में कैप्टन प्रशांत कृष्ण नैयर हैं, ग्रुप कैप्टन अंगद हैं, ग्रुप कैप्टन अजीत है, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। ठीक है, कौन है? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शामिल विंग कमांडर में जो था। तो इसमें से जो था जो गलत है उसको बताना ना। तो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जो था, शुभांशु शुक्ला शामिल है। सही तो है, चारों लोग तो सही हैं, कोई इस पर तो गलत नहीं दिखाई दे रहा कि इनमें से कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला तो शामिल तो ही हैं, इनको जो था शामिल किया गया है, तो चारों सही होना चाहिए। तो इसमें जो होता है, चलिए सही है, चारों लोग सही हैं। कहें कि बालकृष्ण नैयर भी शामिल हैं, कैप्टन जो होता है अंगद प्रताप भी शामिल है, कैप्टन जो होता है ग्रुप कैप्टन जो होते हैं अमित झा, ये गलत हो गया। देखिए, डी जो होता है गलत है, अमित झा। ठीक है, कैप्टन अजीत कृष्णन शामिल हैं, ये देखिए अभी को मिल गया। देखेंगे, अजीत कृष्णन शामिल हैं, अजीत कृष्णन, नोट करिए, अजीत कृष्णन है। ये अमित झा कहाँ से आ गए? ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी। देखिए, अभी थोड़ा सा भी अगर नाम नहीं हमें याद होता तो आप लोग कमेंट में नहीं बताते। ठीक है, ग्रुप कैप्टन में अमित झा नहीं बल्कि अजीत कृष्णन, नोट करेंगे, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन जो होता है शामिल। ऑप्शन डी मारिए, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब करंट पढ़ाते तो अच्छे से पढ़ लिया करिए, कुछ करंट अगर कन्फ्यूजन हो जाता है तो पढ़े रहेंगे तो अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखेंगे, 51 में देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्तर प्रदेश का औसत घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, कोई शंका नहीं है। ठीक है, 2011 की जनगणना में 829 से ही रखा गया। ठीक है, राष्ट्रीय औसत जो होता है 382 से 447 अधिक रखा जाता है। ठीक है, अधिक है। जनसंख्या की दृष्टि से ये राज्यों में चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, घनत्व, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से चौथे स्थान पर, और जनसंख्या में प्रथम तो है ही है। जनघनत्व में उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान नहीं बल्कि चौथा स्थान है। कौन था? चौथा स्थान है। ऑप्शन कौन सा इसमें से कथन जो था सही कथन का चयन करिए। सही कथन का चयन करना है तो ऑप्शन जो होता है डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, डी। आगे देखेंगे, जनसंख्या हमने पढ़ाया, देख लीजिएगा।
जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण एवं शिशु जनसंख्या वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः कौन? सर्वाधिक ग्रामीण और शहरी शिशु जनसंख्या वाला जो होता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है? उत्तर प्रदेश और दिल्ली। उत्तर प्रदेश और दिल्ली, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति जो होता है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 20.7% है, सही है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 15.6% गलत है। ठीक है, तो अगर देश की जब बात आ जाएगा तो देश की जो होता है उत्तर प्रदेश का 20.7 है। ठीक है, लेकिन अगर देश की बात करेगा संपूर्ण देश की तो 16.6, कितना आ जाएगा? 16.6% है अनुसूचित जाति, नोट करेंगे 16.6। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है और सब गलत है। आगे चलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना होता है? अनुसूचित जनजाति में जो होता है लिंगानुपात कितना रखा गया है? तो आपको हमने बताया था लिंगानुपात अनुसूचित जनजातियों का कितना, 951। ठीक है, 951 हमने आपको बताया था, नोट कर लीजिए 951। ठीक है, नोट करिए, हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 55। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत वाला राज्य है? ये भी हमने बता दिया। पहले राज्य पर कौन है? बिहार है, पहला बिहार है। फिर इसके बाद जो होता है इसमें कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा। इसके बाद उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तब मिजोरम होगा। ठीक है, तब मिजोरम होगा। बिहार, असम और उड़ीसा, नोट करेंगे लगातार। ठीक है, ये 88% है और हमने असम को बताया था 83%, 83.92, और इसको 83.32 बताया था, नोट कर लीजिए 83.32। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना विनायक दामोदर दास सावरकर ने 1904 में की थी। 1904 में की थी, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस संस्था के लोगों ने प्लेग कमिश्नर आयस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी, दूसरा गलत है। ठीक है, मित्र मेला अर्थात अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया था। इस संस्था के लोग है न्यायाधीश जैक्सन को गोली मारी थी। ठीक है, आयस्ट को, कमिश्नर आयस्ट को नहीं बल्कि न्यायाधीश कौन था? जैक्सन। ठीक है, इसको हटाओ, कमिश्नर आयस्ट हटाओ, लिखो जैक्सन। जैक्सन को गोली मारकर को हत्या कर दी गई थी। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। गोली किसे मारा जा रहा है बताया, किसे जाएगा तो कैसे काम चलेगा? निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक लिखा है कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई है? किसने लिखा था? ये तो बहुत बार हमने बताया था, किसने लिखा था? अर्थात रजनी पामदत्त ने लिखा। रजनी पामदत्त ने लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार हुई थी। ठीक है, और रजनी पामदत्त ने, नोट करेंगे। आगे देखेंगे, कूट मिलान करेंगे। चलिए कूट को मिलान करते हैं, तुरंत बता रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी के संपादक कौन थे? ये डांगे। चौथा, ये डांगे। ठीक है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के जो होता है समाचार पत्र के कौन थे? हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बम्बई दर्पण में कौन थे? बाल शास्त्री। और बंगाली में कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, बंगाली समाचार पत्र सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नोट कर लीजिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हो गया, चलिए ठीक है। तो 4 3 2 1 बहुत आसान विकल्प हो गया, 4 3 2 1 आराम से मिल जाएगा। ऑप्शन डी मार दीजिए। ठीक है, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक तिथि को खिलाफत दिवस मनाया गया था? खिलाफत दिवस कौन बनाया गया था? इसको हमने बताया था कब? 31 अगस्त 1920 को। 31 अगस्त 1920 को, नोट करेंगे। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय कमेटी का अधिवेशन हुआ था। गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 20 जून 1922 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिमों के संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र अपनाए जाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, और 31 अगस्त 1920 को जो था खिलाफत दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिए जितना बताते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अभिकथन और कारण। चलिए अभिकथन और कारण देखते हैं। ठीक है, वर्ष 1930 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान समागम 1936 में हुआ था। पहले ही पढ़ें क्या? जब पहले में समय गलत लिख दिया। आप 36 पढ़ाए हैं ना? ठीक है, 36 पढ़ाए हैं, प्रोफेसर NG रंगा और स्वामी सहजानंद। ठीक है, तो सामंतवाद का उन्मूलन, लगान के कर्जों में छूट मांग की गई थी, सही है। कथन जो था गलत है, कारण जो था सही है। आप ढूंढिए ऑप्शन जो था, ऑप्शन ए डी मार दीजिए, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, क्या कहता है प्रमुख व्यक्ति और जन्म स्थान। चलिए, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। नोट करेंगे झांसी में, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती में हुआ था, ठीक है, बस्ती में। और राहुल संस्कृतायन का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में हुआ था, पता है ना। धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। नोट करेंगे प्रयागराज में। नोट करेंगे, मिलाइए। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ था। नोट करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती में हुआ था। राहुल संस्कृतायन का जन्म जो होता है आजमगढ़ में हुआ था। धर्मवीर भारती का जो था प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। मिल गया, ठीक है। विकल्प ढूंढ लीजिएगा, विकल्प ढूंढ लीजिएगा। आप जान लीजिए विकल्प बताएंगे नहीं, विकल्प ढूंढ लीजिएगा। अतरौली घराना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अतरौली घराना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, ठीक है, इसमें देखेंगे अतरौली घराना का संबंध। ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध स्थापना आजमगढ़ के अतरौली गांव में हुआ था। बक आजमगढ़ के अतरौली गांव में नहीं हुआ था स्थापना। ये जो होता है अतरौली घराने की स्थापना अलीगढ़ के निकट होता है। अलीगढ़ पड़ता है, अलीगढ़ में जो होता है अतरौली घराना। अलीगढ़, आजमगढ़ में नहीं, अतरौलिया में नहीं, ठीक है, अलीगढ़ में पड़ता है। गज़ल के बेगम अख्तर इस घराने की थी, गलत है, ठीक है। गज़ल के बेगम जो था अख्तर जो थे इस घराने की नहीं थी, ठीक। गज़ल बेगम अख्तर लखनऊ घराने की थी। किस घराने की थी गज़ल बेगम अख्तर? लखनऊ घराने की थी। नोट करेंगे, लखनऊ घराने की थी। काले खां और चाँद खां द्वारा स्थापना की गई थी, सही है। पहला चौथा सही है, पहला चौथा सही है। ऑप्शन बी मारिए, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, अतरौली घराना मत जाइएगा, अतरौलिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुकीना नहीं है। प्रमुख स्थल और जिला। चलिए, गढ़वा कौन जिला में पड़ता है? गढ़वा प्रयागराज में पड़ता है, ठीक है। देवगढ़ कौन में पड़ता है? देवगढ़ जो था ललितपुर में पड़ता, ललितपुर में। बांसखेड़ा गांव कहाँ पड़ता है? बांसखेड़ा प्रमुख स्थल गांव है शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर में, ठीक है। कलिंजर कहाँ पड़ता है? बांदा जिला, बांदा जिला। नोट करेंगे। गढ़वा जो होता है प्रयागराज में पड़ता है। देवगढ़ जो होता है ललितपुर में पड़ता है। बांसखेड़ा शाहजहांपुर पड़ता है। और कलिंजर जो होता है बांदा जिला में पड़ता है। कलिंजर बांदा जिला में पड़ता है। 3 1 4 2। नोट करेंगे, 3 1 4 2, 3 1 4 2। ऑप्शन सी मारिएगा, ठीक है। भूल जाते हैं तभी आप सही मार लीजिएगा, नहीं तो हम गलत बता दे सकते तब। देखिए, सरापन नहर लाभान्वित जिले में बताइए कौन से? सरापन नहर से लाभान्वित जिला कौन कौन से बताइए? ये उत्तर प्रदेश का नहर है। सरापन नहर कहाँ? यूपी का नहर है, पता है ना, यूपी के सरा नहर है। इसमें जो होता है झांसी है, झांसी है, हमीरपुर है, हमीरपुर जिला है। लगभग 40 एकड़ के अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होती है यहाँ पर, ठीक है। 40 एकड़ के अतिरिक्त, ठीक है। केवल 2 ही जिला मिल रहे हैं, ऑप्शन 2 और 3, ठीक है। ये जालौन ललितपुर नहीं, ऑप्शन नंबर बी मारी, 2 और 3, ठीक है। और इसमें नहीं है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, परियोजना और अवस्थिति, ठीक है। जायकावाड़ी अर्थात जायकवाड़ी जो होता है संबंध जो होता है गोदावरी नदी से, किस पे है? गोदावरी नदी से। सरदार सरोवर जो होता है नर्मदा नदी पर, बताया गया है ना, नर्मदा नदी पर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, दुलहस्ती चिनाब नदी पर। उकाई परियोजना जो होता है तापी नदी पर। नोट करेंगे, जायकवाड़ी जो होता है गोदावरी नदी पर है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना जो होता है नर्मदा नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर। नोट कर लीजिए, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन मिलाइए, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर बी मारिए, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला, आद्य भूमियों के संबंध में जो होता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आद्य भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार करें, ठीक है। चलिए, कौन सा कथन सही है उसको देखेंगे। चलिए, कछारी युक्त भूमि की सतह जल निकास की अलवत्तम व्यवस्था होती है, गलत है, ठीक है। आंतरिक आर्द्रभूमियाँ प्रकृत होती है, गलत है, ठीक है। सही है, आंतरिक आर्द्रभूमियाँ जो है प्रकृत होती है, सही है, इस दूसरा सही है। मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमियाँ उत्तर प्रदेश में स्थित है, गलत है, ठीक है। मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमियाँ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें क्या क्वेश्चन बताना है? क्वेश्चन क्या बताना है? आर्द्रभूमियों के में विचार करिए, ठीक है। देखिए, कछारी भूमि अल्पमत व्यवस्था होती है को आर्द्रभूमि कहा जाता है, उसे आर्द्रभूमि कहा जाता है, सही है। आंतरिक प्रकृति जो होती है, आंतरिक आर्द्रभूमियाँ समुद्र तटीय वर्गीकरण में किया जा सकता है, ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा, दूसरा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो होता है आंतरिक आर्द्रभूमियाँ प्रकृति नहीं बल्कि ये समुद्र तटीय में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। समुद्र वर्गीय तटीय में, ये जो होता है गलत हो जाएगा दूसरा। तो इसमें जो होता है पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। इसमें पहला तीसरा दिया नहीं है, तो इसको जो है जब पहला तीसरा नहीं दिया है इसको लिखना चाहिए कौन सा कथन सत्य नहीं है,
ठीक है, तब केवल 2 जो होता निकल जाता आंसर। ठीक है, इसमें पहला तीसरा नहीं दिया, ऑप्शन लिखेंगे इसमें कौन सा कथन दिया है, कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है इसमें रहना चाहिए, दूसरा सत्य नहीं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया गया है तो गलती जो होगा थोड़ी सी हो गई है, तो उसकी जो था कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। आप गलती नहीं करेंगे हम आपके साथ, क्योंकि अगर वो गलत प्रश्न किया तो आपको आंसर जो था सही करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। विश्व वन्य दिवस जो था, विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है जो था, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो था, ऑप्शन जो था 3। ठीक है, विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून को। 17 जून को विश्व मगर दिवस अर्थात दूसरा। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को, नोट करेंगे 5 अक्टूबर को। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को, नोट करेंगे अर्थात चौथा। ठीक है, 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। पर्यावरण समझौते पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए ठीक है, पहला देखेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन जो होता है, देखेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हुआ था, नोट करेंगे 2001। फिर आप मिला लेंगे आराम से, पहले जान लीजिए संत, इसके बाद मिला लीजिएगा। कार्टाजोना प्रोटोकॉल जो होता है 1994 में हुआ था, 1994 कार्टाजोना प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, रॉटरडम कन्वेंशन जो होता है, नोट करिए रॉटरडम कन्वेंशन 1998 में हुआ था, 1998 में हुआ था। जैव विविधता जो होता है कन्वेंशन 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था, नोट करेंगे जैव विविधता कन्वेंशन जो था 1972 में हुआ था। रॉटरडम कन्वेंशन 1998, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो था 1994, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में। तो पहला कौन हो जाएगा, पहला चौथा हो जाएगा, इसके बाद जो था दूसरा हो जाएगा, इसके बाद तीसरा हो जाएगा, फिर पहला हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिखाई भी दे रहा है, ऑप्शन ए भी दी। चलिए आंसर मारिए ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए दिखा दिए, 4 2 3 1 दिखाई दे रहा है ना, एकदम आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो होता है, क्वेश्चन नंबर 69, तुरंत थोड़ा स्पीड में चलिएगा। ठीक है, वेटलैंड से दिया है राज्य, कंजली कहाँ पड़ता है, तुरंत बताइए। कंजली जो होता है पंजाब में पड़ता है, कंजली पंजाब में पड़ता है। लोकटक झील जो होता है जानते कहाँ पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। रेणु कुंड कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। और रुद्र सागर जो होता है त्रिपुरा में, रुद्र सागर त्रिपुरा में, नोट करिए। कंजली जो होता है पंजाब में है, लोकटक जो होता है मणिपुर में है, रेणुकुंड जो होता है हिमाचल प्रदेश में, रुद्र सागर जो होता है त्रिपुरा में, रुद्र सागर त्रिपुरा में। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 ढूंढिए, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी मिल गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, ढूंढ लीजिएगा, तुरंत आंसर ढूंढ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, भारत में निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजनाओं में किसमें सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया। सामाजिक न्याय और समानता के साथ जो था समृद्धि पर बल दिया गया, 11वीं 9वीं 12वीं या 10वीं। तो चौथे पर दिया गया अर्थात 9वीं पर, नोट करेंगे 9वीं, नोट करिए 9वीं पर। ठीक है, नोट करिए 9वीं पर, 9वीं पंचवर्षीय योजना काल का समय लिखेंगे, लिख लीजिए 1997 से 2000 तक 9वीं योजना काल थी, 1997 से 2000 तक। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा किस वित्तीय वर्ष में बजट में प्रारंभ की गई थी। प्रभावी राजस्व घाटे की जो था धारणा को किस वित्तीय जो था वर्ष में बजट में प्रारंभ की गई थी, तो जो होता ये 2011-12 में, नोट करेंगे 2011-12 में। ठीक है, 2011-12 में, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। ठीक है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान, हम मिलान कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। दत्त समिति जो होता औद्योगिक लाइसेंस के बारे में, दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस। चक्रवर्ती समितियां जो होता मौद्रिक प्रणाली चक्रवर्ती समिति। राजा मन्नार समितियां जो होती है, राजा मन्नार समितियां केंद्र और राज्य का संबंध, चौथा केंद्र और राज्य का संबंध। वांचू समितियां जो होती प्रत्यक्ष कर। ठीक है, नोट कर लीजिए। दत्त समितियां बनाई गई थी औद्योगिक लाइसेंस पर, चक्रवर्ती समिति बनाई गई थी मौद्रिक प्रणाली पर, राजा मन्नार समितियां बनाई गई थी केंद्र राज्य का संबंध पर, वांचू समितियां जो था प्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो था 73 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 तुरंत देखेंगे आंसर। अर्थात लोक वित्त सरकार ने वित्तीय क्रियाकलापों को अध्ययन किया है, इसमें कौन से शामिल नहीं है। लोक वित्त सरकार, वित्तीय क्रियाकलाप, वित्तीय प्रशासन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वित्तीय प्रशासन, सार्वजनिक व्यय सही है, सार्वजनिक ऋण सही है। व्यावसायिक बैंकों को कार्य का निष्पादन या आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ लोग वित्त के लिए नहीं जरूरत है। ऑप्शन डी जो होता है गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी मारिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे।
निम्नलिखित में से एक संस्था ग्रामीण स्थापना के विकास कोष का अर्थ प्रबंध में स्वचालित करती है। ठीक है, ग्रामीण अर्थ जोता स्थापना विकास कोष के अर्थ जोता प्रबंध को संचालित करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, नाबार्ड या कापाट या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हमने इसको बताया था कि इसके जो था नाबार्ड, नोट करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में, नोट करेंगे 12 जुलाई 1982 में, 1982 में नोट कर लीजिए। सन अगर नोट करना है तो नोट करिए, इसमें समय नहीं होता, नहीं सारे कुछ बता देते आपको। आगे चलेंगे सूची पर देखेंगे, तीर्थंकर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 में तीर्थंकर, सॉरी कहाँ गया, अर्थात तीर्थंकर दिया, प्रतीक दिया। अजीत नाथ का क्या होता है, गज, हाथी है। अजीत नाथ का क्या है, गज, हाथी है। शीतलनाथ जो होता है किसका बताया, शीतलनाथ का हमने श्रीवत्स बताया, श्रीवत्स बताया, नोट कर लेंगे, पढ़ाया है। पूज्यनाथ का जो होता है हमने क्या बताया, महेशी, पूज्यनाथ का महेशी होता है। ठीक है, और शांतिनाथ का जो होता है मृग, शांतिनाथ का जो होता है मृग होता है। ठीक है, और हमने टेस्ट सीरीज हमने आपको जो होता है PDF जो होता है टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों पर भेज दिया है। दोनों पर टेलीग्राम व्हाट्सअप जो होता है भेजिए, दोनों ज्वाइन कर लेंगे। और वहाँ हमने आपको भेजा है नोट्स रिवीजन क्लास का। ये रिवीजन क्लास में ये क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म बौद्ध धर्म में से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है जैन धर्म का देख लीजिए जा करके। ठीक है, 3 1 4 2, 3 1 4 2 नोट करेंगे, 3 1 4 2 देखिए जहाँ मिलता भैया जिक्र में, ऑप्शन बी मारेंगे, 3 1 4 2। आगे देखेंगे नोट्स, मौर्य, नोट करेंगे, मौर्य प्रशासन के बारे में आइए। मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में कथन पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 76 चलेंगे, देखेंगे। केंद्र प्रांतों में बटा था। ठीक है, केंद्र प्रांतों में बटा था, प्रांतों का प्रशासन राजवंश के अधीन था, सही है। प्रवेष्टा चल मुद्रा का नियमन करने वाला अधिकारी था, गलत है। ऑप्शन बी जो होता है गलत, हमारी ऑप्शन बी गलत होता था। ठीक है, प्रविष्टा जो होता कह रहा है, प्रविष्टा जो होता फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। प्रविष्टा क्या होता था, फौजदारी, नोट करेंगे, नोट करिए, फौजदारी न्यायालय का जो था प्रमुख होता था या मुख्य न्यायाधीश होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक है, प्रविष्टा कहलाता था। ऑप्शन ए सही है, बी और दूसरा जो होता है गलत है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 में देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्तर वैदिक काल के जो था आर्थिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, पशुपालन था, लेकिन यहाँ पर आर्य का व्यवसाय मुख्य व्यवसाय पशुपालन नहीं था। आर्यों का जीवन में अधिक अस्थायित्व था। ठीक है, कृषि का महत्व बढ़ गया था, पशुपालन कम हो गया था। कृषि का महत्व जो होता क्या हो गया था, बढ़ गया था। आर्य जब आए थे तो यहाँ कृषि का महत्व जो होता बढ़ गया था। ठीक है, और पशुपालन देखिए, कृषि का महत्व बढ़ा था, पशुपालन जो होता कम हो गया था। प्रमुख इसलिए प्रमुख व्यवसाय में से नहीं रखेंगे, इसलिए इसको गलत मार दीजिए। पशुपालन का महत्व बढ़ गया था, देखिए अब उल्टा लिख दिया, पशुपालन का महत्व जो होता है कम हो गया था और कृषि का महत्व बढ़ गया था, दोनों गलत मारिए। ऑप्शन ना तो डी है, ना तो एक सही, ना तो दो सही है। ठीक है, यहाँ गलत लिख देता, उल्टा पुल्टा लिख देता, सही सही लिखना चाहिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सौराष्ट्र प्रांत के सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, कोई शक नहीं, पहला सही है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में जो था सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। कई बार PCS क्वेश्चन में पूछा भी गया था। ठीक है, उस समय वहाँ का शासक सुविशाख था, गलत है, मान लीजिए, गलत मान लीजिए। जब जो होता है देखिए, शक रुद्रादामन जूनागढ़ अभिलेख में जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अशोक के दोनों नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस अभिलेख में पता चलता है चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र जो होता है प्रांत में जो होता है झीलों को जो था सुदर्शन झील का जो था निर्माण किया। यहाँ का शासक जो था कौन सा था, तो बता दे, पुष्यगुप्त वैश्य था। ठीक है, कौन सा, नोट कर लीजिए, पुष्यगुप्त वैश्य था, गुप्त वैश्य था। ठीक है, ये सुखा विशाख नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन ए की वैल्यू तो डी मार दीजिए, आंसर डी मारिए। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं, तुरंत बताइएगा। बीसल अभिलेख जो होता, बिलसड़ अभिलेख जो था एटा जिला में पाया गया, सही है। कर्मादंड अभिलेख जो था अयोध्या में पाया गया, सही है, तुरंत सही है। ठीक है, और मनकुवर अभिलेख प्रयागराज में, सही है। तोमैन अभिलेख मैनपुरी में, गलत है। ठीक है, गलत है, इसे निकालिए। ठीक है, इसको निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो होता है तुमैन अभिलेख जो था मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला में है। ठीक है, नोट करेंगे, MP के ग्वालियर जिला में है, MP के ग्वालियर जिला में है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, किस एक ने की सीमा जो था बांग्लादेश से तो स्पर्श करती पर म्यांमार से स्पर्श नहीं करती। ठीक है, त्रिपुरा तो तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसको तो बातें कहानी ये तो करता ही है, और लेकिन जो होता है त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, लेकिन म्यांमार से अटैच नहीं करता, ऑप्शन ए ही मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए मारिएगा। ठीक है, त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश थी।
कहा जब बांग्लादेश की सीमा से संबंध राज्य पश्चिम बंगाल है, नोट करेंगे पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, म्यांमार से जो होता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। ठीक है, यहाँ बांग्लादेश नहीं, त्रिपुरा हो जाएगा। नोट करेंगे त्रिपुरा जो होता है म्यांमार से नहीं अटैच करता। ठीक है, ऑप्शन नहीं मारिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। निम्नलिखित में से पठारी, इरादी तथा साल्वी नदियों के मध्य स्थित, पठारी, इरावदी और साल्वी नदियों के मध्य कौन स्थित है? इन दोनों के मध्य जो होता है कौन स्थित? सान पठार। नोट करेंगे सान पठार जो होता है, सान पठार जो होता है खनिज संसाधनों से भरपूर है, खनिज संसाधनों से भरपूर है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 में आइए, नदियों का सबसे दक्षिणतम स्थान, नदियों का सबसे दक्षिणतम है, कौन सा नदियों का सबसे दक्षिणतम है? तो आपको बताते हैं ब्राह्म महानदी। नोट करेंगे महानदी, दक्षिणतम बात करता है महानदी। ठीक है, चलिए दक्षिणतम क्रम बता दें, लिख लीजिए स्वर्ण रेखा। ठीक है, उत्तर में सबसे उत्तर में स्वर्ण रेखा, उसके बाद जो होता है बैतारणी नदी है, इसके बाद ब्राह्मणी नदी है, इसके बाद जो होता है महानदी। क्रम लगा ही है। ठीक है, ये सबसे उत्तर से दक्षिण का क्रम लिख दिया, उत्तर से दक्षिण का क्रम लिख दिया है, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तर से दक्षिण की तरफ एक क्रम सही लगा है। ठीक है, इसलिए सबसे दक्षिण में क्या हो जाएगा? ये सबसे उत्तर में स्वर्ण रेखा। ठीक है, उत्तर में स्वर्ण रेखा या दक्षिण में महानदी, एकदम सही लिखा गया है। सारे क्वेश्चन भी याद हो जाते फटाफट। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। समान रूप से पृथ्वी पर अग्नि शैल सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कोई शक नहीं, हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है, पृथ्वी पर भूरपट्टी पर 2/3 भाग पर इन्हीं शैलों से बना, एकदम सही है। और एक सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन नहीं मारिए, सही है। ठीक है, सही है, दोनों सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 84, 84 का क्वेश्चन मिलाइए। 84 देखिए, न्यू इंग्लैंड जो था अवस्थित है कहाँ पर? तुरंत बताएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। न्यू इंग्लैंड कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नोट करेंगे जॉर्ज टाउन कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। जॉर्ज टाउन कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में, पहला। ठीक है, पूर्वी लंदन, ये तो सभी जानते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में। पूर्वी लंदन जो होता है दक्षिणी अमेरिका। नोट करेंगे पूर्वी लंदन जो होता है दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता, पहला मारिए। ये जो होता है ये जो होता है दूसरा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, चौथा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। जॉर्ज टाउन दक्षिणी अमेरिका में, पूर्वी लंदन जो होता है दक्षिणी अफ्रीका में, पहला हो जाएगा। मोरक्को जो होता है देखेंगे, मोनाको लिखा गया, मोनाको हम कहें मोरक्को है। मोनाको जो होता है यूरोप में पड़ता है। ठीक है, अब मिलाइए, देखिए न्यू इंग्लैंड कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जॉर्ज टाउन जो होता है दक्षिणी अमेरिका में। पूर्वी लंदन दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। मोनाको जो होता है यूरोप में पड़ता है। निकालिए 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन ढूंढिए 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे एक ठंडा मरुस्थल है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडा मरुस्थल है? तो कौन ठंडा मरुस्थल है? गोबी। नोट करेंगे, गोबी सबसे ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, गोबी, नोट करिए गोबी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, तुरंत देखिए 86 क्वेश्चन नंबर। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले मोन्टाना होते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने मोन्टाना कौन होते हैं? ये जो होता है एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों में स्थित वन होते हैं। नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर स्थित वन। नोट करिए ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक रेखा प्रदर्शित करती है, एक ही रेखा जो होता है प्रदर्शित करते हैं, कौन सा है? कौन जो होता है एक ही रेखा प्रदर्शित करती है? तो बस आपको पता है एक ही रेखा प्रदर्शित करने के लिए कौन होता है, अर्थात आप देखेंगे 180 डिग्री, बस एक पाई ऐसे खींच दिए 180 डिग्री, इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जो पूर्व से पश्चिम तक खींची जाती है। पूर्व से पश्चिम तक ऐसे रहता है ना, ऐसे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये 180 डिग्री। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, ऑप्शन ए। अब पश्चिम से पूर्व देशांतर की मत मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो होता है एक बेनेलक्स देशों से सम्मिलित नहीं, बेनेलक्स देशों में सम्मिलित नहीं होता। कौन बेनेलक्स देशों में सम्मिलित नहीं? बेल्जियम सम्मिलित है, फिनलैंड सम्मिलित नहीं है, ये फिनलैंड नहीं है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग, फिनलैंड नहीं है, ऑप्शन बी निकालो, फिनलैंड नहीं है। ठीक है, बेल्जियम है बेनेलक्स देशों में, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, फिनलैंड नहीं, ऑप्शन फिनलैंड निकालो। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। कौन से दर्रा त्वांग घाटी से होकर तिब्बत के मार्ग के प्रदान करता है? त्वांग घाटी से होकर तिब्बत का मार्ग प्रदान करता है। सारे हमने इसको जो होता है लिखा दिया। ठीक है, कौन से? बोमडिला। नोट करेंगे बोमडिला। अच्छे सभी जो होता है 8 दिन बाकी है। ठीक है, आज 13 तारीख है, 13 और 22 का पेपर है, 9 दिन बाकी। अभी अच्छे से जो होता है टेस्ट सीरीज जो होता है पढ़िए, और प्लस जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है कॉन्फिडेंस के साथ आप क्या लगाइएगा, हमने पूरा क्विक सीरीज दिया, क्विक सीरीज पढ़िएगा, और प्लस जो था हमने PDF भेज दिया, रिवीजन क्लास का PDF पढ़िएगा, पास हो जाएंगे। ठीक है,
प्रीलिम्स से जो होता है बड़ी मेहनत नहीं करनी है, बहुत कम मेहनत में पास हो जाएंगे, बस आप तुरंत मेहनत करिए। क्वेश्चन नंबर 89 आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखेंगे, क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिवार, लघुकरण, राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 61, 72, 76 या अनुच्छेद 58? तो किस में रखा गया आपको बता दें, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान। बस राष्ट्रपति की जो था क्षमादान की शक्तियाँ, बस इतना याद रखना, परिहार, लघुकरण ये सब नहीं याद करना है आपको, केवल याद करना है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ किस आर्टिकल में, आर्टिकल 72 में। बस छोटा सा क्वेश्चन याद करना है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन याद करेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रारंभ माना जाता है चुनाव के दिन से नहीं, शपथ के ग्रहण के दिन से। सही है, जो होता है शपथ ग्रहण के दिन से जो होता है चुनाव माना जाता है, ठीक है। अनुच्छेद कितना आर्टिकल की बात करता है? आर्टिकल 56 क्लाउज 1 के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है अपनी ग्रहण तारीख से 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ठीक है। एक दिन भी जो होता है प्रारंभ जो होता है उसका शपथ के पहले ही दिन से हो जाता है, जिस दिन शपथ ग्रहण करता है उसके पहले दिन से प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन बी मार दीजिए। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दलों को जो था सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई? किस वर्ष राजनीतिक दलों को जो था सर्वप्रथम संवैधानिक जो था मान्यता प्राप्त हुई? तो बता दें 1985 में। 1985 में जो था, नोट करेंगे, संवैधानिक मान्यता 1985 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93, तुरंत चलेंगे। संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? कह रहा संवैधानिक संशोधनों में कौन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां या 31वां? ठीक है, लोकसभा के जो होता है संशोधन में वृद्धि करने से जो होता है सही है, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन और 31वां में हुआ था, ठीक है। 7वां संशोधन जो था 1956 में हुआ था, नोट करेंगे, और जो था 1956 में हुआ था और 520 निश्चित की गई थी, जबकि 31वां संशोधन 1973 में हुआ था। 1973 में हुआ था, और इसमें 56 में 520 निश्चित की गई और इसमें 1973 में 545 निश्चित की गई थी, ठीक है। सही है, ऑप्शन ए मारिए, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं पढ़ें जो बताते हैं नोट करते रहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या निम्नलिखित में से 3 राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या के योग बराबर है। लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है, ठीक है, लोकसभा में 80 है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की संख्या, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या होगा, महाराष्ट्र में जो होता है, देखेंगे महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, चलिए 48 सीटें हैं। कर्नाटक में देखेंगे कर्नाटक में 28 सीटें हैं, ठीक है, 28 सीटें, और हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें। जोड़िए देखिए 80 हो जाते हैं, इसे करेंगे तो 30, इसको देंगे 50, 80 सीटें हो जाएंगे। ऑप्शन नहीं मारिए, ऑप्शन नहीं। महाराष्ट्र में 48, कर्नाटक में 28, हिमाचल प्रदेश में 4, इनको जोड़ेंगे तो लोकसभा सीटों के बराबर हो जाएगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद है? ठीक है, इसको आर्टिकल हमने आपको बताया था, आर्टिकल 301 में, नोट करेंगे, आर्टिकल 301 में वर्णित है, आर्टिकल 301 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, बस पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है? किस आधार पर? वाह्य आक्रमण पर? देखिए नहीं, संवैधानिक घोषणा की अगर बात करता है तो केंद्र द्वारा निर्देश दिए गए पालन या उससे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। पहले राष्ट्रपति अपने से करता था, फिर बाद में संशोधन कर दिया गया। 356 के अनुसार जो होता है राज्य का संवैधानिक आधार पर नहीं चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति संवैधानिक आपात की घोषणा करता है और संविधान के भाग 18 352 से 360 तक लिए अपवाद उपबंध किया गया है। भाग 18 में है, नोट कर लिया, हमें सब पढ़ा दिया है, इसमें बताने की जरूरत है नहीं आपको, हमें लगता है सब पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं उपराष्ट्रपति पद के लिए हेतु अनिवार्य है? वह 30 वर्ष की आयु का पूर्ण कर चुका? नहीं भैया, 30 वर्ष ना पूरा करो, 35 वर्ष कम से कम पूरा कर लीजिए। पहला तो गलत हो गया, कोई शंका नहीं इसमें, ठीक है। दूसरा, वह राज्यसभा के सदस्य बनने की अर्हता हो? सही है। सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत किसी भी लाभ का पद पर ना हो? सही है। दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नहीं मारिए, ऑप्शन नहीं मारिए, दूसरा तीसरा सही निकालिए, दूसरा तीसरा सही। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नोट कर लिया, अगर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग पढ़े होंगे तो आप लगा लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, कोई शक नहीं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती, कोई शक नहीं। चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे, ठीक है, जनजातियाँ हो, ठीक है, सभी के लिए जो था राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 103वां संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संवैधानिक, 103वां संशोधन तो आपको जीएसटी जो होता है गलत है। ये कैसे? 103वां संशोधन जो होता है तो ईडब्ल्यूएस से हो गया ना, ईडब्ल्यूएस का है वह, सी गलत हो गया, ठीक है। इसके सदस्यों के सेवा शर्त का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, सही है, ठीक है, ये गलत हो गया, बहका दिया हम लोगों को, ठीक है।
लेकिन ये नहीं जानता हम लोग भी पढ़ चुके हैं और हम लोग पीसीएस से बस 12 दिन में आक्रमण करने वाले हैं, आप बहका नहीं सकते। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, कौन सा मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक 7 मात्रक होते हैं, ठीक है, न्यूटन नहीं है, और सेकेंड एम्पियर जो होता है सभी मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। मूल मात्रक की संख्या देखेंगे 7 होते हैं, नोट कर लीजिए जिसको नहीं पता। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रों की संख्या मीटर होता है, नोट करिए। किलोग्राम होता है, सेकेंड होता है, एम्पियर होता है, केल्विन होता है, मोल होता है, कैंडिला होता है, ठीक है। जबकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, भीतर बल का मात्रक है न्यूटन, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। ठोस पदार्थों में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, किस विधि के द्वारा। ठोस पदार्थ में ऊष्मा जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करने की विधि होती है, क्या होती है, चालन विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है, चालन। कई बार पीसीएस में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। न्यूटन का दूसरा नियम है, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताया गया था। न्यूटन का तृतीय नियम मानिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, नोट करिए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन। गोली के चलना, ठीक है, गोली चलाना, ये भी जो होता है न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम। नाव चलाना, ठीक है, नाव खेना, तो भी जो था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। पढ़े कि नहीं, मैथ में पढ़े होंगे नाव संबंधित। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे। बोलोमीटर का प्रयोग मतलब एक मापन के लिए किया जाता है। बोलोमीटर का प्रयोग जो होता है किस एक मापन में किया जाता है। बोलोमीटर हमने पढ़ाया किसमें, ऊष्मीय विकिरण के लिए, नोट करेंगे। ऊष्मीय विकिरण के लिए जो था बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऊष्मीय विकिरण पढ़ाया गया, नोट करेंगे। अगर नहीं पढ़ें तो सारे टेस्ट सीरीज मारते रहिएगा। जल प्रक्रमण संयंत्र में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या किया जाता है। जल प्रसंक्रमण संयंत्र में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, चलिए रिवर्स ऑस्मोसिस कर सकते हैं, ऑस्मोसिस कर सकते हैं, आसवन भी कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी मारिए, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, तुरंत आइए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितनी दफ़े पढ़ाया था, बहुत दफ़े पढ़ाया था, ठीक है। इस अधिनियम की स्थापना 1972 के स्टॉकहोम कांग्रेस के लागू करने के प्रयास हुई थी। घोड़ा जब 1986 अधिनियम, तो 1972 कहाँ लिख रहे हो, 1986 लिखो, पहला गलत लिख दिया। अच्छा, ये अधिनियम पूछा गया है, अच्छा इस अधिनियम स्टॉकहोम कन्वेंशन में, सही, पहला सही है, ठीक है, ये अधिनियम पूछा गया, ठीक है, पहला सही है। आगे चलेंगे, ये कानून स्वैच्छिक है, इसके तहत दंड का प्रावधान नहीं है, गलत है, दंड का प्रावधान है, ना कि स्वैच्छिक है, इसे दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ये दंड दिया जाएगा। ऑप्शन दूसरा गलत है, पहला सही, ऑप्शन सी ए मारो, ठीक है। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में लागू करने का प्रयास किया गया था, ठीक है, सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो लिखिए, फोटो फास्फोराइलेशन में क्या होता है, ठीक, फोटो फास्फोराइलेशन में जो होता है क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी से एडीपी का निर्माण होता है, एडीपी से का निर्माण होता है, अर्थात ऑप्शन बी, एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है, नोट करेंगे, ठीक है, एटीपी से ऑप्शन का निर्माण होता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से प्रदूषक तत्वों में कौन सा एक अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाता है, मूल स्वरूप में रहकर जो होता है प्रदूषण फैलाता है, बताइएगा कौन जो होता है, डीडीटी, नोट करेंगे, डीडीटी जो होता है, ठीक है, डीडीटी ये प्रदूषक रहकर फैलाता है। प्राथमिक प्रदूषक में कौन कौन आते हैं, डीडीटी आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, प्लास्टिक आता है, ठीक है। ये ओजोन सल्फर हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये सब द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, डीडीटी। आगे देखिए, प्राथमिक प्रदूषक की बात करते हैं। आगे देखेंगे, एल्गम बूम से क्या तात्पर्य है, एल्गम, नोट करेंगे, एल्गल बूम, ठीक है, एल्गल बूम से जो होता है क्या तात्पर्य है, एल्गल बूम तात्पर्य जल की सतह पर बने शैवालों की परत से, जल की सतह पर बने शैवालों को परत, देखो है कि नहीं विकल्प में, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करिए, ये तो सभी लोगों को पता है, मिलान करने। गुड़िया मेला कहाँ लगता है, वृंदावन में, गुड़िया मेला वृंदावन में। परिक्रमा मेला कहाँ लगता है, ये तो आपको पता है, परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता है, परिक्रमा मेला जो होता है अयोध्या में लगता है, ठीक है। रामायण मेला कहाँ लगता है, चित्रकूट में, रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। सोरो मेला कहाँ लगता है, एटा जिले में, सोरो मेला जिला लगता है एटा जिले में, नोट कर लीजिए। गुड़िया मेला जो होता है वृंदावन में गुड़िया मेला लगता है, परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता है, रामायण मेला चित्रकूट में लगता है, सोरो मेला एटा जिले में लगता है, नोट करिए। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर किस जिले में पाया जाता है। सबसे अधिक अंतर भी पूछा गया था, सबसे कम भी अंतर, हम दोनों क्वेश्चन पूछ दिए। ऑप्शन कानपुर नगर में, ठीक है, कानपुर नगर में, नोट करिए, कानपुर नगर में, ठीक है, कानपुर
नगर में, नोट कर लीजिए। अगर साक्षरता पूछता है कितना अंतर है बता दें, 20.1%, नोट करेंगे 20.1%। और सर्वाधिक अंतर जो होता है हमने बताया था, सर्वाधिक अंतर कहाँ बताया था, महाराजगंज में। ठीक है, सर्वाधिक अंतर कहाँ, महाराजगंज में सर्वाधिक अंतर। सर्वाधिक पूछेगा तो महाराजगंज में, सबसे कम पूछेगा कानपुर। नोट कर लीजिए, यही तुरंत यही नोट कर लीजिए, सर्वाधिक अंतर महाराजगंज में, सर्वाधिक कम जो होता है कानपुर में। नोट कर लीजिए, नोट करिए तुरंत, दोनों क्वेश्चन है, महाराजगंज भी है, कानपुर में। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं हो जाएंगे। आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 110। उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश सिंचित क्षेत्र में घटता हुआ क्रम प्रदर्शित करिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पहला पश्चिमी होगा, फिर केंद्रीय, फिर पूर्वी, फिर बुंदेलखंड। ठीक है, नोट करेंगे ऑप्शन है पश्चिम, केंद्रीय, पूर्वी और बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। नोट करेंगे, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, निम्न कथनों पर विचार करिए, तुरंत विचार करेंगे। साक्षरता के अनुसार जिलों का सही घटता हुआ क्रम निकालिए। घटता हुआ क्रम निकालना है, साक्षरता के अनुसार घटता हुआ क्रम। तो पहले कौन हो, गौतम बुद्ध नगर, उससे जो होता है कम कानपुर नगर है, उससे कम औरैया है, उसके बाद इटावा। खुद ही क्रम लगा दिया, तो लगाएं क्या हम। गौतम बुद्ध नगर सबसे साक्षर जिला है, इसके बाद कानपुर है, इसके बाद औरैया है, फिर इसके बाद इटावा है। ठीक है, ऑप्शन ए मार दीजिए, ये लगा दिया है। ठीक है, क्रम लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, क्रम लगा हुआ है। आगे देखेंगे कौन से इसमें एक बेमेल नहर और उद्गम, पूर्वी यमुना नहर निकलती है सहारनपुर से, सही है। आगरा नहर निकलती है ओखला से, सही है। ऊपरी गंगा नहर निकलती है हरिद्वार से, सही है। निचली गंगा नहर निकलती है नौरौरा से, नोट करेंगे नौरौरा, नौरौरा से। ठीक है, निचली गंगा नहर कहाँ से निकलती है, नौरौरा से, नोट करेंगे नौरौरा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी नौरौरा से निकलती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 113। ठीक है, यूपी स्पेशल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से, बाल श्रम जो होता है उन्मूलन से, विश्वकर्मा सम्मान, मुखबिर सम्मान, नया सवेरा, बाल उन्मूलन से है नया सवेरा। नोट करेंगे ऑप्शन सी नया सवेरा। ठीक है, नया सवेरा इसका उद्देश्य जो था। ठीक है, कब शुरू किया गया था, नोट कर लीजिए 16 जून 2017 को, 16 जून 2017 को यूपी सरकार द्वारा, 16 जून 2017 को, नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है, इमदाद खानी घराने के लिए जो था जाना जाता है। ठीक है, आगरा, लखनऊ, इटावा, वाराणसी, कहाँ पर, इटावा में। नोट करेंगे इटावा में, नोट करिए इटावा इस घराने के लिए प्रसिद्ध। सुजात खान, निषाद खान, बोधत मुखर्जी, नोट कर लेंगे, इन्हीं का नाम थोड़ी नहीं, और भी बड़े नाम बहुत होते हैं। आगे चलेंगे 114 को सी मारिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड संदर्भ में कौन सा सत्र, इसकी स्थापना 1997 में आगरा में हुई थी। इसकी देखिए, इसकी स्थापना जो था 1997 में आगरा में नहीं बल्कि कानपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी, कानपुर में। नोट कर लेंगे कानपुर में, पहला गलत हो गया। आगे चलेंगे दूसरा, ये विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है, सही है, दूसरा सही है, विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त है। तो इसकी स्थापना हैंडीकैप्ड भीमराव अंबेडकर की स्थापना 1997 में कानपुर में, आगरा में नहीं हुई थी, कानपुर में हुई थी। ठीक है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था, विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो होता उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया था, तो 1975 में। नोट करेंगे 1975 में जो था विज्ञान प्रौद्योगिकी का गठन किया गया था, 1975 में। हो गया, तो 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 117 हम मिला रहे हैं, विकल्प आप ढूंढेंगे, हम मिला रहे हैं, आप विकल्प ढूंढेंगे। सैंड स्टोन जो होता है मिर्जापुर में पाई जाती है, सैंड स्टोन मिर्जापुर में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, रॉक फॉस्फेट जो होता है ललितपुर में पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट ललितपुर में। ठीक है, सेलखड़ी जो होता है पाया जाता है हमीरपुर, सेलखड़ी हमीरपुर में। ठीक है, कोयला जो होता है सिंगरौली में, कोयला सिंगरौली में। ठीक है, नोट कर लीजिए। सैंड स्टोन जो होता है आपके जो मिलता है वो आपके जो होते हैं कहाँ पे पाया जाता है, सैंड स्टोन। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर में पाई जाती, वो गलत मिल गया। सेलखड़ी जो था यहाँ कहाँ मिला थी, सेलखड़ी जो होता है आप जो था हमीरपुर मिलाइए, यहाँ ऐसे खींचिए, ये इस लाइन में कहाँ खींचा गया। ठीक है, सैंड स्टोन जो था मिर्ज़ापुर में मिलता है, रॉक फॉस्फेट जो था ललितपुर में मिलता है, सेलखड़ी आपके हमीरपुर में मिलता है, कोयला आपका सिंगरौली में मिलता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, 3 4 1 2 विकल्प ढूंढिए, जल्दी करिए, 3 4 1 2 भूल जाएंगे तो आप लगा लीजिएगा, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को। मौर्य युगीन प्रांत और राजधानियाँ पढ़ाए हैं। अवंती राष्ट्र तो जानबे करते हो, इसमें कोई बातें नहीं है कि अवंती राष्ट्र का उज्जैनी इसकी राजधानी थी। ठीक है, ये तो पहले ही बढ़ा दिया। प्रासी जो थी जानते हैं, प्रासी जो था पाटलिपुत्र थी, राजधानी प्रासी की कौन थी? पाटलिपुत्र। ये यहाँ सामने सामने मिला लो। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, ये भी मिलाओ। कलिंग प्रांत की राजधानी कौन थी? तब बचा कौन? तोसली। ठीक है, कलिंग तोसली। ठीक है, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी था, कलिंग का तोसली था, दक्षिणापंथ की स्वर्णगिरी थी, प्रासी का पाटलिपुत्र था। तो क्या मिल गया? अर्थात 4 4 2 3 1। अब विकल्प ढूंढेंगे 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन डी माने। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन इनमें से एक सुमेलित नहीं? सही सुमेलित नहीं है, भी निकाल दिया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद प्रयागराज सही, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली में, पूर्वी तटीय रेलवे हैदराबाद में गलत है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो होता है पूर्वी, ये जो होता है भुवनेश्वर मुख्यालय, ठीक है, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, भुवनेश्वर में उड़ीसा राज्य में पड़ता। ठीक है, ये जो था पूर्वी तटीय रेलवे, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ऑप्शन डी जो होता है गलत है, यही आप आंसर निकालेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 120। निम्नलिखित में से उपनिषदों में किस कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ में पाए जाते हैं? उपनिषद में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ में पाए जाते हैं। कंठोपनिषद में, हमने आपको बता दिया, कंठोपनिषद में जो होता है, छंदोग उपनिषद में या भागवत में, अर्थात छंदोग उपनिषद में। नोट करेंगे छंदोग उपनिषद में। ठीक है, हमने इसको रिवीजन क्लास में जो होता दिया था, नोट करिए छंदोग उपनिषद में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या 2011 के संदर्भ में असत्य कथन को निकालेंगे। असत्य निकालना, देश की कुल नगरीय जनसंख्या 70.2% वर्ग फर्स्ट के नगरों में निवास करती है। ठीक है, जो था वर्ग फर्स्ट में, ये तो सही है। वर्ग फर्स्ट में सर्वाधिक नगर उत्तर प्रदेश में स्थित, ये भी सही है। ना तो एक सही है, ना तो एक गलत है, ना तो 2 गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, असत्य कहाँ से निकालें? जब नहीं है तो कहाँ से निकाल के दें भैया? आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 122 देख लीजिएगा। ठीक है, ज्वालामुखी द्वीपों से उदाहरण, ज्वालामुखी द्वीपों के उदाहरण बताइए। कौन सा द्वीप ज्वालामुखी से बने हुए हैं? मालदीव नहीं बना है, हवाई द्वीप बना है, कोई शंका नहीं। बरमुडा नहीं बना, ठीक है, अल्यूसियन बना है, ये भी सही, कोई शंका नहीं। तो 2-4 बने हैं और ये नहीं बने हैं। ठीक है, मालदीव और बरमुडा नहीं। ठीक है, मालदीव बरमुडा नहीं है। ठीक है, हवाई द्वीप। आगे देखेंगे, ये प्रवाल द्वीप है, बरमुडा, ये कौन सा द्वीप तब कहे जाएंगे? प्रवाल द्वीप कहे जाएंगे। ठीक है, मालदीव क्या है? प्रवाल द्वीप है, नोट कर लीजिएगा। पूछ दिया तो क्या करेंगे आप? ये ज्वालामुखी द्वीप अगर जब पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि मालदीव बरमुडा के हैं तो प्रवाल द्वीप होंगे। ठीक है, प्रवाल द्वीप होंगे, नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन जो होता है ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। नोट करेंगे, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में। नोट करिए, नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI संस्थागत विदेशी निवेश की अपेक्षा अधिक अस्थायी और प्रकृति का होता है। ठीक है, अधिक अस्थायी और प्रकृति का होता है, सही है। FII व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन सी मारिए। ऑप्शन क्या मारिए? ऑप्शन सी मारिए। चलिए, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, और रुधिर और रुधिर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? रुधिर और रुधिर रोगों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, हेमेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी और मायोलॉजी। तो क्या कहलाता है? अर्थात हेमेटोलॉजी कहलाता है। नोट करेंगे, हेमेटोलॉजी नोट करिए, नोट कर लेंगे। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन करता है? अगर पहला आ गया तो बताते, सूक्ष्मदर्शी अंगों को भौतिक संरचना का अध्ययन करता है। ठीक है, हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन करता है? उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। मायोलॉजी किसको अध्ययन करता है? ये पेशियों का अध्ययन करने को मायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन करता है? रुधिर और रुधिर रोगों का अध्ययन करने को हेमेटोलॉजी, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलेंगे। अब आ गया तो सारे कुछ जान जाइए। ठीक है, जब सामने हो तो कुछ भी हो आक्रमण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। जुलाई 2023 में बेंगलुरु और वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के शामिल करने वाला पहला भारतीय शहर बना, सही है। बेंगलुरु में WCCP में शामिल होना विश्व का पहला 41वां शहर बना। ठीक है, सही है। देखिए, दोनों कथन इसमें क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। ऑप्शन लिखेंगे, दोनों कथन इसमें सही है। ठीक है, आगे देखिए, चलिए,
अब देखेंगे 126 क्वेश्चन, अब देखेंगे 150 क्वेश्चन का है और हमने जो होता है 126 ही क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि जो होता है इसमें देखिए 126 पे अब हमें करंट जो होता है करंट जो होता है हमें न्यू करंट पढ़ना होगा, ठीक है। और करंट के लिए होता है अलग से PDF हमने बना दिया है, करंट के लिए जो होता है अलग से PDF, और करंट भी हमने आज जो होता है 2 PDF जो होता है 200 क्वेश्चन लगभग जो होता है करंट का आपको आज डालेंगे, ठीक है। तो करंट के लिए अलग ही हमने कर दिया है पूरी, आप GS और GK जो होता है पढ़ते रहिए और करंट का हम अलग से पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए बने होंगे तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, जिसमें हमारे हौसले बढ़ें। और हम 9 दिन में जो होता है 8 दिन के अंदर ही जो होता है 1 दिन पहले ही आपको छोड़ देंगे, पूरी तरह से एग्ज़ाम में फिट करके 125 नंबर लाने की कोशिश करेंगे। 125 क्वेश्चन लाना है, चाहे किसी सीट ज़्यादा मेहनत ज़्यादा करने, चाहे अब रात 3 मेहनत करना पड़े, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू।